दोस्तों, आपने प्रोफ़ेसर विक्रम का नाम सुना होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। अगर आपने नहीं सुना है, तो आज आप रूबरू होने वाले हैं। मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये जो प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर विक्रम, इनका नाम सुनते ही सबसे पहले जो बात ज़हन में आएगी, वो आती है साहस, विद्रोह और सामाजिक न्याय की लड़ाई। ये एक सिर्फ़ प्रोफ़ेसर नहीं है, बल्कि ये एक वो आवाज़ हैं, जिन्होंने पिछले दशक से पिछले आप समझिए कई दशकों से अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया है। अगर अभी तक आप उनसे रूबरू नहीं हैं, तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर बहुजन के घर तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि एक बहुजन ज़ीरो लेवल से किस तरह से ऊपर उठते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और बाबा साहब की वो आवाज़ को लगातार बुलंद करते हैं। चलिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं या जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बातें बोलते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलें, समय ना गवाते हुए हम सीधे प्रोफ़ेसर साहब से मिलते हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर विक्रम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। जय भीम। जी, जी, जय भीम। जी, प्रोफ़ेसर साहब, मेरा सबसे पहला आपसे एक सवाल रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि बहुजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाने। आपकी आवाज़ हालाँकि मीडिया में आती रहती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब की बार यहाँ इस मंच से भी लोग आपके संघर्ष को जानें। तो मेरा सबसे पहला आपका सवाल है कि आपका बचपन या आपका जो छात्र जीवन है, उसमें ऐसी कौन-सी घटना है जिसने आपको इस अंधविश्वास, पाखंड, इसके खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी है? जी। धन्यवाद भाई। मैं पहले ये बता दूं कि मेरे पिताजी रघुनाथ हरिजन लिखते हैं वो, क्योंकि वो गोरखपुर के एक बेलघाट एरिया है उसे बिलोंग करते थे। वो बंधुआ मजदूर थे और बंधुआ मजदूर की जर्नी आप समझ सकते हैं कि ठाकुरों का अत्याचार, जमींदारों का अत्याचार था बहुत ज्यादा। तो उनके अत्याचार की वजह से मेरे पिताजी भाग गए और पश्चिम बंगाल में नक्सलाइट आंदोलन में शामिल हो गए। नक्सलाइट आंदोलन में शामिल होने के बाद मेरे पिताजी बम बनाते बातों से मैंने सुना है और बताया भी है। तो लेकिन क्या है कि खाने की इतनी किल्लत थी कि हमारे घर में मरे जानवर का मांस, चूहा वूहा सब लोग खाते थे। तो पिताजी को नौकरी करने की जरूरत आन पड़ी। तो मेरे पिताजी फिर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में लेबर के पद पे कोयला ढूंढने वाले कोयल माइन में, आसनसोल एरिया है, आसनसोल रानीगंज के बीच में एक कॉलेरी है, इसका नाम है बेनाली कॉलेरी, कोयला खदान है। और वहाँ पे मेरे पिताजी को कोयला खदान में नौकरी मिल गई। तो और वो नौकरी मिलने के बाद मेरे पिताजी हम लोगों को गोरखपुर से दयनीय दशा हम लोगों को थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने को कुछ नहीं मिलता था। मरे जानवर का मांस खाना पड़ता था, गुबराहा रोटी से पेट भरना पड़ता था। और चूहा मार कर लोग खाते थे, तो हम लोग भी खाते थे। और मेरी दादी हाँ। हम लोगों को गोगट खिलाती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि पिताजी हमको लेके बंगाल गए। और बंगाल चूंकि यहाँ पे गोरखपुर में हमें इंसान तो समझा नहीं जाता था, जानवर समझा जाता था। तो उसकी वजह से क्या है कि हम पूरे गांव से कटे हुए थे। जहाँ हम रहते थे चमरोटी, उसको कहते हैं, चमारों की बस्ती कहते हैं, तो पूरे गांव से कटा हुआ था। तो एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे मन में था कि हम कुछ लायक नहीं हैं, एकदम निकृष्ट प्राणी हैं, किसी से मिलने में भी कतराते थे। ऐसी स्थिति में पिताजी बंगाल जब ले गए, तो बंगाल जब ले गए तो हमने बनाली में एक स्कूल में एडमिशन जब पिताजी करवाए, तो हमारा नाम, मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ हरिजन पड़ा, क्योंकि बंगाल की सरकार ने रघुनाथ हरिजन रखा था। तो मेरा भी नाम विक्रम हरिजन रखा। और उसके बाद हम पढ़ाई करने लगे, लेकिन हमको कुछ समझ में आता नहीं था।
पहली बार गौतम बुद्ध के बारे में हमने किताब में पढ़ा, जो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। वहां से मुझे समझ में आने लगा क्या हुआ। जब बहुत क्लास 6 की बात होगी, उसमें गौतम बुद्ध के आंदोलन की मैंने बारे में था। उसमें लिखा था कि आप लोग जातिवाद करते हैं, छुआछूत करते हैं। तो मैं बच्चा था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि छुआछूत होती है किताब में, तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ भी होता है, लोग मेरे साथ भी पानी नहीं पीते हैं, ऐसा मेरे मन में लगा। उसके बाद हम चूंकि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मेरे पिताजी हनुमान चालीसा पढ़ाया करते थे, रामायण की बात करते थे। रोज हनुमान चालीसा लगा देते थे, तो हनुमान चालीसा हम पढ़ते थे और कहते थे कि जब कभी डर लगे तो आप हनुमान चालीसा पढ़ के भागा करो। तो जब जो क्लास 6 में जब मैंने ये पहली बार पढ़ा कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं घटने लगी, तो मैं पूजा पाठ करता था। मैं आपको बताया कि मैं कांवड़ लेकर के मंदिर पानी चढ़ाने जाता था, शंकर भगवान की मूर्ति पे पानी चढ़ाता था, इस तरह की बातें थी। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध की ये मैंने किताब में जो पढ़ा मैंने, कि मुझे ऐसा लगा, उसके बाद मैं थोड़ा बदलने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ठान लिया कि मैं अब इस तरह की बात नहीं मानूंगा। ये घटना है पश्चिम बंगाल में, क्लास 8वीं की बात होगी। सरस्वती ओके। पूजा की बात आ रही थी, और सरस्वती पूजा में चंदा देने की बात आई। और मैं तब तक थोड़ा ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का वो विश्वास नहीं करते थे, तो मुझे लगा कि मैं भी मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैंने उन ब्रह्म समाज के बारे में अपने घर में पोस्टर लगा दिया बड़ा सा। और इसमें जो शर्तें लिखी थी, मैं उसे मानने लगा कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना, भगवान की बात ना मानना, मूर्ति पूजा की बात, मतलब मूर्ति पूजा की बात ना मानना, ये बात थी। तो सरस्वती पूजा जब था, तो हमारे टीचर्स हमसे चंदा लेते थे, 1-1 रुपया चंदा मांगते थे। तो मैंने जब हमसे चंदा मांगा गया, तो मैंने कहा कि मैं चंदा नहीं दूंगा। तो टीचर ने पूछा क्यों नहीं दूंगा, सबको देना था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वट एवर जो भी कम्युनिटी थे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं देंगे, मैंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। तो इस वजह से पूरे स्कूल में ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि भाई आप मूर्ति पूजा पे नहीं मानते हैं, तो आप चंदा क्यों नहीं देंगे, तो रूल है। इस बात से मैं विद्रोह कर दिया कि मैं चंदा नहीं दूंगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे 3 दोस्त जो माने जूनियर थे हमारे, उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया कि वो भी चंदा नहीं देंगे। तो ऐसे में मैं ऐसे क्या हुआ कि पूरे स्कूल में जब हल्ला हो गया कि विक्रम चंदा नहीं दे रहा, तो मुझे लोग पागल कहने लगे। लेकिन 2 जो बच्चे थे, एक संजय यादव था, एक मुनीब राजभर था, ये दोनों बच्चों ने मेरा साथ दिया। उन लोगों ने भी चंदा देने से मना कर दिया। अब मना कर दे, वो मेरे जूनियर थे, मैं सीनियर था। क्लास 7 8 9 की बात होगी, मुझे ठीक से ये क्लास याद नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने मना कर दिया। अब इस पे हमारे कुछ दोस्तों ने हमको चैलेंज ये किया कि यदि तुम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हो, तो क्या तुम किसी देवी देवता पे, शंकर भगवान की मूर्ति तो उसे पेशाब करके दिखा सकते हो। इस तरह का चैलेंज उन्होंने मुझे दिया, और ये बच्चे की बात थी। और मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया। मैंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, मैं ये करके दिखाऊंगा। और ये क्लास 8 की बात है, 8 9 की बात है। मैं 8 की बात है, 9th की बात नहीं, 8 की बात है। और मैं जा करके मतलब जब आप बच्चे थे, छोटे थे? जी। हाँ हाँ, बच्चे थे, तो मैंने मूत्र विसर्जन करके दिखाया। पश्चिम बंगाल के बनाली कॉलोनी के एक शिव मंदिर था, छोटा शिव मंदिर था, उसमें अपने दोस्तों के साथ गया। पैर से मैंने जो पत्थर रखा गया था उसको मारा, और उस पे मूत्र विसर्जन किया। और उसके बाद ये हमारी जिंदगी की बहुत टर्निंग पॉइंट थे। और मैं एक तरह से काफी कट्टर व्यक्ति हो चुका था। कट्टर आप कह सकते हैं, या साइंटिफिक टेम्परामेंट को मैंने मान लिया था। जो आपने शुरू में कहा साइंटिफिक टेम्परामेंट को, कि मैंने ये दुनिया को ये दिखा, मैं किसी का अपमान नहीं किया, न अपमान करने की मेरी बोध है। ये बात मैंने यूनिवर्सिटी में कह भी दिया, पहले भी किया, अभी आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मैंने किसी का अपमान करने का मनसा कोई नहीं है। इसको लेकर के बड़ा बवाल था इलाहाबाद में, लेकिन मैंने केवल साइंटिफिक टेम्परामेंट को शो करने के लिए ऐसा किया था। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो जो हमारे बहुजन समाज के बच्चों के मन में डर होता है कि भगवान नाम का कोई संस्था है, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज मेरी एज 46 के करीब है, और आज तक ये घटना क्लास 8 की है।
और 8वीं के बाद मैंने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया, एमए किया। एमए मैं जेएनयू से किया, और जेएनयू से ही मैंने एमफिल किया, पीएचडी किया। और पीएचडी करने के बाद मैं शिमला एडवांस स्टडी में फेलो था, जो भारत ही नहीं दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसके बाद मैं असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली सरकारी नौकरी मुझे लगी। इससे पहले मैं जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में देशबंधु कॉलेज में भी मैं पढ़ाता था। और उसके बाद पहली सरकारी नौकरी में असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगी। उसके बाद मैं जो शिमला एडवांस स्टडी किया, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2013 में मैं ज्वाइन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने सभी बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भगवान नाम की शक्ति नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई ताकत है तो वो ताकत है आपके अपनी पढ़ाई का, अपने अपने सीखने का, अपने बल पे चलने का। और इसका मैं उसके बाद से मैं एक नया विक्रम के रूप में मेरा जन्म होता है। जो आपने कहा कि कौन कौन सी घटना थी, इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। और मुझे तमाम तरह की गालियां, मेरी पागल कहा गया, लेकिन मेरे मेरे इस आइडियाज को आज तक कोई बदल नहीं पाया। और बाबा साहेब की आइडिया से, हमारे गौतम बुद्ध के आइडिया से, हमारे महापुरुषों के आइडिया से अभी भी मैं लगातार इस तरह के कार्यों में मैं भाग लेता हूँ। उसके पश्चिम बंगाल की इस घटना के बाद तो करीब स्कूल में मैं एकदम से एक तरह से ब्लास्ट हो गया। आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर अंदर से परमाणु बम चल रहा था। और उस स्कूल में लगातार मैं विरोध करना शुरू किया। जैसे एक टीचर थे हमारे, इस घटना के बाद की घटना बता रहा हूँ, जो दूसरी टर्निंग पॉइंट है हम्म। मेरे लाइफ में। जी एक जी। टीचर थे आर डी दुबे। और दुबे सर हमेशा जातिगत बातों को लेकर के क्लास में बच्चों को डांटते थे, हमेशा डांटते थे। और एक रविंद्र दुसाद नाम का लड़का था, मेरा क्लासमेट था। इसी इसी 8वीं की घटना है ये। ओके ओके। और क्या हुआ कि ये जो टर्निंग पॉइंट हो चुका था शंकर भगवान वाली घटना के बाद की बात, तो वो आए। और वो रविंद्र दुसाद जो लड़का था, पता नहीं अब कहाँ होगा, उसने ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया। ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया तो बंगाल में एक परंपरा थी कि हर हर लड़का अपने स्कूल के टीचर के साथ ट्यूशन पढ़ता था। मैथमेटिक्स या बायोलॉजी वो पढ़ाते थे, हम लोग भी दूसरे टीचर के पास पढ़ते थे। तब उनके साथ क्या नफरत आ गई कि वो लड़का जब ट्यूशन छोड़ दिया, ट्यूशन जो पढ़ाते थे छोड़ दिया, तो वो लड़के से नफरत करने लगे। और एक दिन क्लास में आए और क्लास में कहने लगे, उनका शब्द, ये कोट एंड कोट शब्द कह रहा हूँ, मुझे अभी भी मेरे कानों में यह बातें गूंजती हैं, कि तुम रविंद्र दुसाद हो, हम ब्राह्मण हैं, हमारे इनकम टैक्स के पैसा से तुम्हें आरक्षण मिलता है, तब वजीफा कहते हैं, वजीफा मिलता है, और तुम मरे जानवर के की तरह हो, गंदे नाली का कीड़ा हो। ये ये एग्जैक्टली ये शब्द था। और मैं हम्म। एक अच्छा बच्चा था पढ़ने में। मेरे साथ के जो क्लासमेट थे, ज्यादातर अपर कास्ट के क्लासमेट थे, अगले बेंच में बैठता था। रविंद्र प्रसाद पिछले काफी 2-3 बेंच, 4-5 बेंच के पीछे बैठता था वो। हमारा वो कोई दोस्त नहीं था, हम कभी उसे ठीक से जानते नहीं थे। लेकिन इस घटना ने मुझे झकझोर दिया। रविंद्र प्रसाद को क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये झकझोर दिया और मैं बहुत परेशान हो गया। इतना ज्यादा परेशान हो गया कि चूंकि बंगाल जब गोरखपुर में था तो चमार चमार करके चिढ़ाते थे, चोरी चमारी का शब्द आम बात था। चमरा चमरा कहते थे, तो हम बच्चे थे, लगातार झगड़ा करते थे। कोई भी कह देता चमार तो चिढ़ता था मैं। और करिया था, काला ही था, काला भी था, बदसूरत भी था, इस तरह से चिढ़ाते थे। तो जब रविंद्र दुसाद को उन्होंने ये बात कही कि तुम छोटी जाति को हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम दुसाद हो, तो मुझे ये बात बहुत झटके में लगी। और मैंने ये तय किया कि सर का मैं विद्रोह करूंगा। मैं घर चला गया उस दिन कोई बात नहीं हुई। और घर जाने के बाद मैंने अपने कई दोस्तों से जो हमारे साथ थे बात करने लगे। तो लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी कि विक्रम ये सब होता है, आम बात है, लेकिन ये बात मुझसे भूला नहीं। दूसरे दिन मेरे टीचर थे, एक डॉक्टर मैंने अंबिका प्रसाद सिंह सर, आज भी हैं, वो जीवित हैं, बनारस के रहने वाले थे। हमारे स्कूल में हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, मैं जो ट्यूशन गए। मैंने उनसे अंदाजे में ऐसे कहा कि सर ये बताइए कि यदि कोई टीचर क्लास में आकर के ये कहेगा कि
हमारे इनकम टैक्स के पैसा से तुम्हें वजीफा मिलता है, तुम छोटी जाति को, हम बड़ी जाति के, हम ब्राह्मण हैं। ये क्या कहना चाहिए टीचर को? तो अंबिका सर ने शायद इस घटना को संज्ञान न लेते हुए सीधे बेबाक कह दिया, हाँ हाँ कहना, अगर टीचर कहता है तो गलत कहता है। तो मुझे इस बात से ताकत मिली कि लगता है मैं अपनी बात पे सही था। और मैं कबीरदास के बारे में पढ़ता ही था, और हमारे क्लास में कबीरदास का ये मैंने दोहे भी थे। तो एक दोहा मैंने ये तय एकदम मन से प्लान करके आया था कि आज मैं विद्रोह करूंगा क्लास में, चाहे जो कुछ हो जाए। और आफ्टरनून की बात है, सेकेंड मीटिंग की बात है, सर आए। और सर आए तो मैं बड़ी हिम्मत के साथ कांपते हुए, छोटा बच्चा था ही, खड़ा हुआ और मैंने बोला कि सर कल आपने जो रविंद्र प्रसाद को बोला था, वो बस मैं इतना ही कहना था, सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सर सबको चुट्टा चुट्टा गाली भी देते, चुट्टा मेरे में बाल पकड़ करके मुझे ढकेल दिया। तो मैं जैसे दरवाजे के बाहर गया, ढकेल दिया, तो मैं उस वक्त मैंने, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, मैंने दरवाजे को एक लात मारा और मैंने कहा, मैं चिल्लाने लगा, मैंने ये कहा कि आज मेरी बात आपको सर सुननी होगी, और सुन कहिए। तो बोले क्या कहना चाहते हो? तो मुझे वो दोहा आज भी याद है कि गर्भवास में नहीं रहत कुल, नहीं रहत जात, ब्रह्मा बिंदु तो समुन पाती, कहुर पंडित बाभन कब को होए, बामन कहत कह जनत मत होए, तुम कत ब्राह्मण हम कत दूध, तुम कत लहू हम कत सूद। इस तरह से मुझे ये बचपन की वो बातें याद थी, और मैंने सर को कहा कि सर कल आप रविंद्र प्रसाद को जो बोल रहे थे कि वो गंदे नाली का कीड़ा है, हमारे इनकम टैक्स के पैसा से तुम्हें वजीफा मिलता है, मैंने कहा आप गलत है। और सर ये इस तरह की बातें जो आप रविंद्र को बोले कि वो गंदे नाली का कीड़ा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और मुझे सर ने फिर दोबारा से पकड़ कर ढकेल दिया, और मैं चूंकि बहुत जोर जोर से ये बातें जो मैं धीरे से बोला था, आज बोल रहा हूँ, वो बहुत जोर जोर से बोल रहा था, और पूरा आवाज गूंजने लगी थी, और मैं बहुत जोर से चिल्लाया। और जब हमको ढकेल दिए तो मैं बाहर जाके रोने लगा, और काफी टीचर आ गए हमारे पास, और दूसरे टीचर भी आ गए। एक अजीत नारायण सिंह सर थे, आज हमारी बात होती है। अजीत सर आए, बोले क्या बात है, तुम क्या चिल्ला रहे हो? मैंने बोला कि सर रविंद्र को ऐसे बोलते हैं कि तुम गंदे नाली के कीड़ा हो, और हम छोटी जाति के, तुम बड़ी जाति, मैं बड़ी जाति को, तुम छोटी जाति को। तो अजीत सर सादी बात को समझ गए कि ये गलत बात है, हमको पहले बोले बेवकूफ, बाद में शांत होकर चले गए। एक भानु सर थे, वो भी इस तरह से बोले। अंततः क्या हुआ कि अचानक हमारे हमारी स्कूल के प्रिंसिपल थे हेमंत कुमार गांगुली। हेमंत कुमार गांगुली, दो मीटिंग में क्लास चलती थी, एक बांग्ला मीडियम और एक हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के टीचर राय सर थे जो प्रिंसिपल थे, और बांग्ला के जो हेमंत कुमार गांगुली थे। तो हेमंत कुमार गांगुली पूरे स्कूल के बड़े प्रिंसिपल माने जाते थे, और हिंदी के छोटे प्रिंसिपल माने जाते थे। तो राय सर की और हेमंत कुमार गांगुली सर की बैठक हुई, बैठक में मुझे बुलाया गया, और सबको बुलाया गया। अचानक इमरजेंसी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि विक्रम ने जो ये बात कही है, कितना सत्य है कितना गलत। तो दूसरे क्लास के बच्चों को बुलाया गया। उस दिन बच्चों ने थोड़ा बहुत बोला, क्या बोला मुझे नहीं पता। जब मुझे बुलाया गया और रविंद्र को बुलाया गया, तो मुझे ये कहा गया कि विक्रम को सुनने में गलती हुई है, विक्रम गलत बोल रहा है, ये बातें नहीं कही गई। तो रविंद्र से पूछा गया कि रविंद्र, क्या विक्रम बताओ, विक्रम सही बोला कि गलत बोल रहा है? तो मैं उस वक्त रो रहा था, और मैंने बाहर जब था तो वो रोते हुए हमसे बोला कि विक्रम मेरे लिए तुम इतना क्यों प्रॉब्लम ले लिए, और मेरे आंसू पोंछ रहा था। मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था। लेकिन जब रविंद्र ने ये बात पूरी मीटिंग में कही कि सर विक्रम सही है, सर आप गलत हैं, तो आप यकीन मानिए मेरे साहस का और मेरे मतलब उस बच्चे का, मेरे दोस्त का साथ देने का कोई, मैंने उसका मैं किस बातों में शुक्रिया करूं। और जब उसने कहा तो मुझे एक बड़ी मैंने मैंने सुकून मिला, और मुझे लगा ये हमारा साथी ने साथ दिया। उसके बाद यही मीटिंग में फैसला हुआ था कि अब मैं गलत सुन रहा हूँ, और ये सर ने ऐसा बोला ही नहीं। उस वक्त हमारे क्लास में एक दिवाकर नाम का लड़का था, और ये अब वर्तमान समय में ये बिहार का रहने वाला है। दिवाकर का भाई टीडीबी कॉलेज है, त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज, रानीगंज में ये कॉलेज है।
और रानीगंज में ये इसका भाई दिवाकर का भाई एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता था। और जब हम लोग को मीटिंग खत्म हो गई तो मुझे ये बोला गया कि ये विक्रम पागल है, इस तरह मतलब बोल करके समझा दिया गया कि कोई बात नहीं है, और हमको बैठा दिया गया। जब मीटिंग खत्म, जब दिवाकर से हम मुलाकात हुई क्लास में, तो दिवाकर को मैंने ये दिवाकर ने पूछा मीटिंग में क्या हुआ, तो मैंने उसको ये बातें बातें बताया। तो वो बोला कि विक्रम तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल तुम बात करो, तुम बताओ देखो कि यहाँ पे गलत हो रहा है, किस तरह से ये एक टीचर इस तरह से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। तो दिवाकर ने अपने भाई को बताया कि इस तरह की घटना घटी। और दिवाकर ने जब अपने भाई को बताया तो टीडीबी कॉलेज में उस वक्त, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई एसएफआई का बड़ा लीडर था, उन लोगों ने करीब करीब 20 25 50 बच्चों के साथ तीसरे दिन यूनिवर्सिटी मैंने स्कूल में आए और गांगुली सर से और राय सर से आपस में झगड़ा करने लगे कि आप लोग जातिवाद करते हैं, इस बच्चे को टॉर्चर करते हैं। जब तक दुबे सर माफी नहीं मांगेंगे या फिर उन पे एफआईआर नहीं होगा। अच्छा, तब एफआईआर सब मैं जानता भी नहीं था कि एफआईआर क्या होता है। वो लोग बोल रहे थे कि एफआईआर नहीं नहीं होगा। मैंने इतना जानता था कि पुलिस से डरता था कि पुलिस बड़ी बात होती है तो पुलिस को भेजेंगे नहीं। या दूसरी बात थी कि वो विक्रम से माफी मांगे, वो रविंद्र और विक्रम से माफी मांगे। तो तय हुआ। अब जब हमसे राय सर पूछने आए कि विक्रम उस दिन तो तुम मान गए थे, तो मैंने कहा था सर आप लोग हमको समझा दिए थे लेकिन ये बात नहीं थी, आप लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं विभाग बोलता था और विभाग बोलने में जाना जाता था, मुझे लाग लपेट करके बोलने नहीं आता था। जब मैंने उनसे ये बात कही कि आप लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, तो उनको भी बुरा लगा और उन लोगों ने मजबूर कर दिया कि विक्रम से माफी मांगने के लिए रविंद्र साहब से। तो सर आए और माफी के लिए जब खड़े हुए तो मैंने उनको कहा सर माफी मांगने की बात नहीं है। और इनफेक्ट इसी बीच एक घटना घटी थी, इमरान खान, एक इमरान नाम का लड़का जो हमारा क्लासमेट था, वो हमारे गुरुदेव के पक्ष में, मतलब जो दुबे सर थे उनके पक्ष में लड़ने लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो क्लास में डिवीजन हो गया था लेकिन ज्यादातर बच्चे मौन सहमति ही मेरे पक्ष में थे, बोल नहीं रहे थे, केवल इमरान बोल रहा था। तो उस दिन भी इमरान झगड़ा करने की कोशिश किया, लेकिन जो एसएफआई के लड़के थे उन्होंने उसको चुपवा दिया कि यह घटना घटी तो तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, सारे बच्चे ये बातें बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चों से अलग से पूछा जा रहा था कि ये घटना घटी थी कि नहीं। एनीवे, तो फिर क्या हुआ, वो सर हमसे माफी मांगने जब आए तो उनसे मैंने कहा सर माफी मांगने की बात नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि आपने जो कहा था कि हम लोग छोटी जाति के, आप बड़ी जाति के, इस बात से मुझे बहुत दुख था इसलिए। तो सर ने कहा कि हम माफी मांगते हैं और फिर इस तरह से ये मैटर खत्म हो गया। पर इसका इम्पैक्ट ये रहा कि दुबे सर ने ये तय किया कि जब तक विक्रम क्लास में रहेगा, मतलब लोग हमको बताए, वो मेरी क्लास नहीं करेंगे। तो 9th और 10th में दुबे सर क्लास करने कभी आए नहीं, हमारी क्लास में नहीं। जो मैं जिस सेक्शन में, सेक्शन बी का मैं छात्र था, सेक्शन बी में वो फिर कभी आए नहीं। और उसके बाद मैं बंगाल छोड़ा, तब से आज तक मुझे दुबे सर से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये घटना मेरी जिंदगी में इस तरह से घटा कि मैं कास्ट को लेकर के लड़ाई करने लेके प्रतिबद्ध हो गया। और लगातार फिर कई घटनाएं हमारे साथ घटती रही और मैं इसका बंगाल में विरोध करता रहा। और उसी समय मैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बंगाल बंग बल्कि एक मंच तैयार हो गया वैज्ञानिक चेतना के लिए, उस स्कूल में ही बनता था। और मैं उसका सदस्य हो गया, चूंकि ये घटना घट चुकी थी तो लोग मुझे जानते थे। तो बंगाल में जो अंधविश्वास बना की घटनाएं घटती थी, मैं उसका विरोध करता। तो लगातार कई घटनाएं घटी बंगाल में, मतलब जैसे इस घटना के बाद मैं सोशल सर्विस में बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। बल्कि पढ़ाई मेरी थोड़ी कमजोर भी हुई। पढ़ने में मैं अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन मेरे दिमाग में ये घटना ऐसा ऐसा प्रभाव डाला कि मैं फिर काफी कंप्लीटली चेंज हो गया। और अभी भी मैं वो घटना मेरी जिंदगी का एक बड़ा इम्पैक्ट है, जो आज भी हमको बताती है कि मेरी समाज में मेरी औकात क्या थी। जी।
जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने अपने बचपन के इन वाक़याओं को सुनाया और जितने भी जो लोग सुन रहे हैं, आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिला होगा कि कैसे प्रोफ़ेसर विक्रम जो हैं, उनका सफ़र कहाँ उन्होंने बताया कि चूहा, सूअर और कच्चे मांस खाने की बात बताई और वहाँ से सफ़र शुरू होता है और तब आप देखें ये यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनते हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी है सबके लिए। बहरहाल मैं एक खबर आई थी प्रोफ़ेसर साहब कि आप पे मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई थी और उस मैं जानना चाहता हूँ कि वो वाक़या क्या था और उस वक़्त जिस समय ये किया जा रहा था, आपकी आँखों के सामने क्या डर था? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जान चली जाएगी या फिर ये डर था कि बेचारे हमारी जो विचारधारा है वो कहीं थम जाएगी? जी। जी, मैंने आपको जो पहली घटना बताया था, और मैं उसके बाद हाई स्कूल करने के बाद मैं एक घटना और बताते चलता हूँ कि मैं इस घटना के बाद मैं थोड़ा-सा रेजिमेंट हो गया और हुँ। गोरखपुर आया। गोरखपुर आया तो हमारे गाँव में मैं बताया कि मैं अंधविश्वास का विरोध करने लगा। अंधविश्वास का जब विरोध करने लगा तो गोरखपुर में बेलघाट, जहाँ मैं रहता हूँ बेलघाट से है, वहाँ पे हमारे गाँव के एक मेरे दादाजी लगेंगे, उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो मैं दाह संस्कार के लिए जाते हैं डेड बॉडी को लेकर के, तो मैं डेड बॉडी को लेकर जाने लगा तो हमारे एक भैया थे रामकृष्ण नाम है उनका। उनका उनका पैर जल रहा था बालू में। मैं उनको बड़ा बहुत कद्र करता था, तो मैंने अपना चप्पल उनको दे दिया। तो वो बालू में मैं चलने लगा तो मेरे पैर जलने लगे। तो मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि बंगाल से आया था और मैं इतना पैदल चला नहीं था, क्योंकि मेरे मेरे घर से करीब-करीब 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी थी। और वो दोआबा एरिया था, और किनारे जो बेलघाट है, वहाँ पे सरयू रिवर बहती है। गाँव के दक्षिण में आजमगढ़ से के दूर पे है। तो जब डेड बॉडी जलाया जा रहा था और मैं थका है तो मैं साइकिल के किनारे, साइकिल पे अपना एक तौलिया रख करके नीचे सुस्ताने लगा और डेड बॉडी जल रही थी। जब डेड बॉडी जल रही थी तो सब लोग जलने के बाद नहाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे मन में ये था कि मैं इसका विरोध करता था। उस दिन भी मैंने यह विरोध किया कि मैं नहाऊँगा नहीं। लेकिन ये सोच के नहीं विरोध किया था कि मुझे यहाँ पे विरोध करना ही है। स्पॉन्टेनियस हुआ था कि मैं नहाऊँगा नहीं, क्योंकि माथे में बहुत दर्द था और पैर जल रहा था। चप्पल मैंने नहीं दे दिया था भैया को पहनने के लिए। तो हुआ क्या कि वो लोग ये कहने लगे कि अगर ये लड़का नहाएगा नहीं तो हम अपवित्र हो जाएँगे, और ज़बरदस्ती नहाने की वो कोशिश करने लगे। मैं इस बात से फिर वहाँ पे रिजिड हो गया। मैंने कहा कि मैं सरजू में नहाऊँगा नहीं। किसी किसी भी कीमत में नहीं नहाऊँगा। मैं देखता हूँ मैं कैसे अपवित्र होता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि अब लोग आए हमको ज़बरदस्ती करने लगे, तो बच्चा समझ कर के उन्होंने हमको कहा कि ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे जो मुझे उल्टा-पुल्टा बोलने लगे कि ये कल का लवंडा आया है, ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, तेज बन रहा है, कह रहा है कि हम नहाएँगे नहीं और इसके घर पे कोई खाना नहीं खाएगा। तो उस वक़्त मैं अपना एक आर्गुमेंट दिया कि इंदिरा गांधी का जब देहांत हुआ था तो कितने लोग नहाने गए थे उस वक़्त, नहीं नहाने गए थे, तो वो अपवित्र नहीं हुए, हम अपवित्र हो गए। इस बात पे उन्होंने कहा, मेरी आर्गुमेंट को उन्होंने काट नहीं पाए, लेकिन एक शर्त रख दी कि बंगाल में पढ़ते हो ना, कभी गोरखपुर में आके पढ़ो तो तुम्हें मार दिए जाओगे। और मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं गोरखपुर में पढ़ कर दिखाऊँगा। और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश निश्चित रूप में बंगाल से बहुत अलग था, और बंगाल में इस तरह से घटना पे लोग मारते नहीं थे, लेकिन गोरखपुर में मारते थे। और बड़ी घटना घटी, मैं बंगाल से गोरखपुर चला आया, जुबली इंटर कॉलेज का छात्र बन गया। यहाँ पे भी 2-3 घटनाएँ घटी। जैसे मैं उस कहानी को कनेक्ट करूँगा चूँकि ये बहुत बाद की बात है। जब जुबली इंटर कॉलेज में मैं पढ़ने लगा, गोरखपुर में एक कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं समाज शास्त्र लिया था। समाज शास्त्र का जो पेपर है, उस पेपर में एक जो सेकंड पेपर है, उस पेपर में एक सवाल है
कि भारतीय सामाजिक संगठन के मूल आधार क्या-क्या हैं। तो जब परमहंस सर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय सामाजिक संगठन के मूल आधार जाति है, और जाति से उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हम मर जाते हैं तो हर कम्युनिटी अपने कास्ट को लेकर जाती है, और जब शादी ब्याह होता है तो एक ही जाति के लोग अपने कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं। ये सही है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हम चमार थे तो हमारे घर में चमार बिरादरी के ही लोग आते थे, जब मरते भी थे तो चमार ही जाते थे, कोई यादव नहीं जाता था, कोई ठाकुर नहीं जाता था। हमारा यादव बहुल इलाका गांव है, मैंने किसी यादव को जाते नहीं देखा। कभी कभार कोई दोस्ती में चला गया था, लेकिन मोस्टली चमार ही जाते थे, यादव नहीं जाते थे। तो मैंने सर से ये बात कही कि सर आप किस आधार पे कहते हैं कि भारतीय सामाजिक संगठन के मूल आधार जाति हो सकता है? जाति तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये मैंने जुबली इंटर कॉलेज में भी इसका विरोध किया। इस विरोध का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, वहाँ पे बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, झगड़े भी हुए, तमाम झगड़े हुए, और मैं वहाँ पे हालांकि मैं अपने कॉलेज का अपने विषय का टॉपर हूँ, जुबली इंटर कॉलेज का मैं टॉपर हूँ। लेकिन इस घटना की वजह से टीचर हैं केपी सिंह सर, उनको बड़ा प्रभावित किया था इस घटना ने, और मैं यहाँ पे भी पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने बड़ा अच्छा उपलब्धि हासिल की थी। आपसे बात करते आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन इस घटना के बाद मैं जब गोरखपुर में आया, और यहाँ से मैं बचपन से रेडियो अखबार पढ़ता था, बचपन से ही मेरा शौक था अखबार पढ़ना, और अखबार पढ़ने की वजह से मैं जेएनयू गया। जेएनयू चला गया, जेएनयू के में अलग माहौल था, और जब अलग माहौल था तो मैं वहाँ नए ढंग का एक माहौल था, और नए ढंग का बातें मैंने सीखी। अ, लेकिन जब जेएनयू से मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, तो इलाहाबाद का माहौल और जेएनयू का माहौल में जमीनों आसमान का अंतर है। मतलब इलाहाबाद जहाँ पे कट्टर रिजिड और कास्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है, वहीं पे जेएनयू में इस तरह के रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ता है। जी, इलाहाबाद में एक और चीज मैंने देखा जो जेएनयू में नहीं देखा। जेएनयू में हम दलित ही थे या ओबीसी थे, वहाँ दलित ओबीसी की बात होती थी, और वहां पे कभी चमार, पासी, धोबी, सोनकर की बात नहीं होती थी। इलाहाबाद में इसका एकदम उलट है, यहाँ पे चमार पासी का बड़ी खाई है, और धोबी सोनकर का तो मैं नहीं जानता, लेकिन चमार पासी का इलाहाबाद में बहुत ज्यादा झगड़ा है। उन दिनों हमारे मेरा पहला रिसर्च स्कॉलर संजोग से रंजीत सरोज बनकर मेरे जिंदगी में आया, और मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा पहला रिसर्च स्कॉलर था। और मुझे इलाहाबाद के आबो हवा नहीं पता था कि यहाँ क्या कहानी है। 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती की बात है। मैं इलाहाबाद के एक कॉलेज के, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बाहर अम्बेडकर छात्रावास कहते हैं, वहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाई जाए, शाम के वक्त बात है। और मैं वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। तो मैं अपने बच्चों के बीच में अपनी बात रख रहा था। जब अपने बच्चों के बीच में बात रख रहा तो वही बात जो मैंने आपको बताई बंगाल की बात, मैंने साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी बात माननी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और ये इन इन बातों को मैं बहुत बोल्डली और बहुत एग्रेसिवली एड्रेस कर रहा था, और सीख ही बघार रहा था, आप कह सकते हैं कि मैंने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया, एमए किया, पीएचडी किया, एडवांस स्टडी में रहा, आज मैं प्रोफेसर हूँ। भगवान ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और भगवान हमारा अगर कुछ बिगाड़ता तो आज मैं प्रोफेसर नहीं होता। ये मैंने इस तरह की बातें बच्चों को समझाने के लिए कहा, और मैंने ये वही बात रिपीट की जो आपको बताया। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि इस रिपीटिशन से क्या हुआ कि मेरा वीडियो लोग पब्लिक गैदरिंग थी जिसमें ज्यादा अपने बच्चे थे, तो उस बच्चे ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो हम्म। कुछ दिनों बाद, रिकॉर्ड करने के कुछ दिनों बाद हमारे उसके बीच में अनबन हो गई, पीएचडी को लेकर के, बातचीत को लेकर के। और तो मैंने मैंने उसे कहा कि तुम्हें पढ़ाई करना, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, एज ए सुपरवाइजर मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगा। और किसी तरह से वो हमारी बात मानने को राजी नहीं था, तो मैंने उसके पेपर पे साइन करने से मना कर दिया।
मना कर दिया तो हमको आकर बताया कि आप साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करूंगा। और मुझे नहीं पता था कि उस वीडियो को उस बच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया था, और हमको नहीं पता था ये करेगा। अब उसने उस वीडियो को अपलोड कर दिया। अपलोड किया तो उसमें लिखा क्या लिखा, वह वीडियो ये लिखा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शंकर के मूर्ति पे पेशाब करने वाले इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी के इकलौते प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम, और फोन नंबर डाल दिया। फोन नंबर डालने के बाद वो वीडियो वायरल हो गया। ये 2018 19 की घटना है, 19 की घटना है। हुँ, वीडियो वायरल हो गया। वायरल हो गया। अब मैं इलाहाबाद को ठीक से समझा नहीं था, परखा भी नहीं था, जानता भी नहीं था ठीक से। मैं नया नया प्रोफेसर था और भाषण देता था इस तरह से चीफ गेस्ट के रूप में। अब वायरल होने के बाद मैं एक एग्जाम सेंटर में बैठा था, एक लड़का मेरे पास आया और वो वीडियो दिखाते बोला कि ये वीडियो आप ही का है। अब मुझे लगता है ये बड़ा प्रायोजित था, क्योंकि उसने साफ साफ पहले पूछा आप डॉक्टर विक्रम है? मैंने कहा हाँ मैं डॉक्टर विक्रम हूँ। उसने उस वीडियो को मुझे दिखाया, और जब देखा तो मैं घबरा गया इस बात से। तो मैं अपने कुछ सीनियर प्रोफेसर से मैं ये बातचीत किया, मैंने लेटर लिखने की कोशिश की। उसी ने मुझसे ये कहा कि ये आप इलाहाबाद कैंपस छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको जला दिया, जिंदा जला दिया जाए। मैं ये ओह! सुनकर थोड़ा घबराया, लेकिन मैं इतना नहीं सोचता था कि सही में यहाँ पे जला देंगे। मैं एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर को जला देंगे। तो मैं इस बात को लेकर के एग्जाम के दूसरे दिन की घटना है, और जब मैंने अपने व्हाट्सएप पे देखा लगातार ये वायरल हो रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं जब था यूनिवर्सिटी से भागने की कोशिश करने लगा, और मैं अपनी तब मेरे पास बाइक था, तो बाइक ले करके मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कृष्णा कोचिंग सेंटर की तरफ से लाइब्रेरी गेट है, सेंट्रल लाइब्रेरी गेट है, उस गेट के पास में गया। तो वहां पे हमको 10 20 25 बच्चों ने घेर लिया, और वो लड़ाई के मूड में थे और मारपीट करने के मूड में थे। तो वहां पे अब वो हमसे बदतमीजी करने लगे। मैंने आपको बताया कि उस लड़के ने हमसे ऑलरेडी ये कहा था हुँ, कि आप भाग जाए तो आपको जला देंगे। और मैं वहां हुँ, पे जब गेट पे खड़ा हुआ, हमको बच्चों ने घेर लिया, और घेर करके बोलने लगे कि ये वीडियो आपका है, ये देखिए आपका है। और उन्होंने लड़कों को बुलाने का भी बुलाने बुलाने लगे कि गेट पे आ जाओ, गेट पे आ जाओ। और वहां पे मैं संजोग तो नहीं मानता है, मैं मतलब वैज्ञानिक चेतना होने के नाते हिस्ट्री में इसको कार हैं, वो कहते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट है ये। संजोग को कहते हैं उनको। संजोग ऐसा शब्द है जिसमें कार ये कहते हैं कि ऐसे लोग लेजीनेस इंटेलेक्चुअल होते हैं जो संजोग की बात करते हैं। तो खैर ये हुँ, अब की बात, अभी मेरी समझदारी है, ये पहले की बात नहीं थी। तो मैं ये संजोग शब्द, तथाकथित संजोग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वहां पे गार्ड थे, और गार्ड लोगों ने दौड़ करके मुझे बचाया, और बीच बचाव करने लगे। तब तक मैं बाइक लेकर के भाग गया, और मैं समझ गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। मैं इलाहाबाद में 2 दिन कहीं पे अंडरग्राउंड हो गया, और तीसरे दिन यूनिवर्सिटी छोड़ करके 52 दिन के लिए मैं भाग गया। और जब भाग गया तो यूनिवर्सिटी ने हमको सुपोज नोटिस जारी किया कि आपने ये जो कृत्य किया है, इससे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो गया है, और आपने अच्छा नहीं किया। एक तत्कालीन समय के प्रॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप तो आपराधिक कृत्य किए हुए हैं, और आपराधिक कृत्य की वजह से भाग कर कहाँ चले गए। तो मैं इस तरह से जब भाग के चला गया, मैं पंजाब के धरती पे चला गया था भाग करके। और वहाँ पे हमको लगातार मेरे मोबाइल पे फोन आने लगा, और गाली गलौज होने लगा। और उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, हमसे लोग हुँ, पूछते हुँ, थे कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व किया कि लोग हुँ, पहले पूछते थे आप डॉक्टर विक्रम बोल रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ। वो एक एक दो वीडियो मैं कहीं रखा हूँ, अगर मिल जाएगा तो आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। माँ बहन की गाली है, हुँ, हुँ, उसमें लड़कियां मुझे ओह! बहुत गाली दे रही थी, और बहुत भयंकर गाली दे रही थी। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि लड़कियां मुझे गाली देंगी। लेकिन इस गालियों में मैंने हुँ, ये पाया कि SC ST OBC के लोग मुझे गाली दे रहे थे,
अपर कास्ट के लोग गाली दे रहे थे, लेकिन अपर कास्ट में ब्राह्मण मुझे गाली नहीं दे रहा था। मैंने ऑब्जर्व क्या किया, हम्म उन्होंने हमसे हम्म कई ब्राह्मण लड़कों ने, मैंने लोगों ने फोन किया, पहले हमसे पूछा, और पूछा कि आपका आपका नाम क्या है। मैंने कहा डॉक्टर विक्रम। तो अच्छा, मैं आपसे रांची से एक फोन आया, रांची की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर हम्म साहब ये घटना क्या है, क्या कहानी थी। तो मैंने बताया कि देखिए ये पूरी साजिश की तहत मेरे रिसर्च स्कॉलर ने इस वीडियो को ऐसे अपलोड कर दिया, और ये मैं जानबूझ के नहीं किया, ये बचपन की घटना थी, और मैंने इस तरह से मैंने अपमानजनक करने के लिए, अपमान की बात करने के लिए नहीं किया था। तो कुछ ब्राह्मण हमको ये कहने लगे कि पहले तो बोला कि मैं दलित हूँ, अब बोल रहे हैं बाद में, गौतम बोला कि मैं गौतम हूँ, फिर बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। एक बात, हम्म दूसरी बात, दूसरी घटना क्या घटी कि सारे लोग तो कह रहे थे कि मैं धर्म का अपमान किया, लेकिन एक ब्राह्मण हम्म लड़का आकर हमसे कहा कि आप मेरे पेट पे लात मार रहे हैं। ये ये जो बात उसने कही कि आप मेरे पेट पे लात, मैंने कहा तुम्हारे पेट पे लात मारने की कैसी बात है। तो बोला यही मेरा रोजी रोटी है। तो मैंने ये पाया हम्म कि जो जो जिसको धर्म का अपमान समझ रहे थे, ज्यादातर वो SC ST OBC के लोग थे, जो मुझे ये कह रहे हम्म थे, मतलब OBC के समाज के लोग, कि मैं अपमान कर रहा हूँ। ठाकुर भी कह रहे थे, और बहुत भद्दा भद्दा गाली दे रहे थे। लेकिन ब्राह्मण मुझे अपमान नहीं कर रहे थे। ब्राह्मण पहले फैक्ट जानना चाहते थे, जानने के बाद फिर कहते थे कि आप ही की आवाज है, आप ही ने कहा। मैं कहता था हाँ मेरी आवाज है, मेरी बात है। तो फिर वो, क्या नाम है आपका, वो कहते थे एफआईआर कराऊंगा। तो एफआईआर नहीं हो पाया, लेकिन एबीपी न्यूज ने इसको चला दिया, हम्म बाद में भी चला दिया। एबीपी न्यूज एक क्लिप अवेलेबल है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि न चलाइए। बाद में मैंने 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी में लगातार सारे अखबारों में ये बात आई, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में अपनी बात मैंने रखा, और मैंने कहा कि जिनको भी मेरे इन बातों से दुख हुआ है, या उनके सेंटिमेंट को टॉर्चर, सेंटिमेंट को धक्का लगा है, तो मैं माफी मांगता हूँ। और यूनिवर्सिटी भी को भी मैंने ये लेटर लिख के दिया कि मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो काफी अखबार में निकला, लेकिन मैं फिर भी ये इस असर्ट के साथ कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने बच्चों में पैदा करना चाहता हूँ, अपने समाज में पैदा करना, इसलिए ये बात मैंने कही थी। तो इस घटना ने मेरी जिंदगी को दोबारा से, आप कह सकते हैं कि एक जो बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और उस घटना के बाद, ये घटना मेरी जिंदगी का मैंने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद लगातार मुझे कष्ट मिला, लगातार तन्हाई मिली। आप क्या कहें, शेरो शायरी में तब कह सकते हैं कि तन्हाई मिली, दुख हम्म मिला। बाबा साहब की एक बात मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ, कि बाबा साहब ये हम्म कहते हैं कि आप केवल एकेडमिक में हैं तो भी सोसाइटी को नहीं समझते, यदि आप एक्टिविस्ट हैं तब भी सोसाइटी को नहीं समझ सकते। सोसाइटी को समझने के लिए एक्टिविस्ट प्लस एकेडमिक दोनों होना जरूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त एकेडमिक्स में हैं और एक्टिविज्म में जो अलग अलग हैं, समाज को हम कभी नहीं समझ पाए। इसलिए बाबा साहब की सारी किताबें आप देखिए, एकेडमिक, एक्टिविस्ट बेस्ड एकेडमिक्स किताबें हैं, और बहुत प्रैग्मेटिक किताबें हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा रेलेवेंट हैं। तो मैं फिर उसके बाद अपने जीवन का ये आधार बना लिया, और आज भी मैं एक्टिविस्ट विद एकेडमिक कार्य करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जिंदगी की दूसरी टर्निंग पॉइंट थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्या कहूँ। जी जी, इससे रिलेटेड मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज का हमने ये रखा है, हम थोड़ी सी आरक्षण पे भी बातें करेंगे। तो जी जी मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि बहुजन आरक्षण का आप हमेशा बचाव करते आए हैं, तो जी आपके बिल्कुल। अनुसार जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, दरअसल उनमें ऐसी क्या गलतफहमी है जिसके कारण से वो विरोध कर रहे हैं? जी। जी देखिए, आरक्षण भारत का एक डिस्प्यूटेड मैटर रहा है, और अपर कास्ट के जो बच्चे हैं, OBC भी बच्चे भी, मतलब अब तो फिजा बदली है बहुत। आरक्षण को ये मानते हैं कि उनके उनके हक हम छीन रहे हैं। बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, या खासकर दलित बच्चे, शुरुआती दौर में, बाद में बहुजन समाज ये के लोग भी समझने लगे
ये आरक्षण जरूरी है। तो इसको अपर कास्ट के बच्चे ये सोचते हैं कि मैं उनका हकमारी कर रहे हैं, ये एक बात। दूसरी बात वो सोचते हैं कि ये मेरिट से कंप्रोमाइज है, और वो इस बात की तरह आज भी मैं अपने क्लास में जब डिबेट कराता हूँ तब भी ये बच्चे लोग ये कहते हैं कि अरे कम नंबर प्राप्त करने वाले को आप एडमिशन दे देते हैं और ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले को एडमिशन नहीं देते हैं। तो उनके मन में ये गलत फहमी है कि हम उनके हक को मार रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि भारतीय सरकार हमेशा से जातिवादी सरकार रही है, और जातिवाद की वजह से क्या हुआ कि सरकार की जो जिम्मेदारी थी, अभी अभी हाल ही में ये जजमेंट आया, और हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। उस जजमेंट ने भी ये बात बताई कि आप ये माने मैं आपको इस जजमेंट, अगर सब जगह पे अवेलेबल ये जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। ऑनरेबल विनोद दिवाकर जी ने ये जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में ये कहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट किया है। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये पढ़ना चाहता हूँ, ताकि बहुजन समाज के बच्चे और जो जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो इसको जाने दो। ये इस 28 पेज का ये जजमेंट है, 20 पेज के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड इसमें कोट किया गया है। और ये दो कोट में पढ़ रहा हूँ, और दोनों कोट देखिए कितना रेलेवेंट है, और ये भारतीय सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के लोग जो जाति की बात नहीं समझते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला कोट है, इन इंडिया देयर आर कास्ट, ये भारत में जातियां हैं। द कास्ट आर इंटरनेशनल, ये भारत की जो जातियां हैं वो इंटरनेशनल हैं। इन द फर्स्ट प्लेस दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, पहली बार में ऐसा लगता है, ऐसा है कि ये सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। दे आर इंटरनेशनल ऑल्सो बिकॉज भारत माने ये इंटरनेशनल है इसलिए क्योंकि ये दे जनरेट जेलेसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, जातियों के मध्य ही ये जातियां जेलिसी उत्पन्न करती हैं और एंटीपैथी उत्पन्न करते हैं। और ये कह रहे हैं कि बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज, कह रहे हैं कि हमें इस डिफिकल्टीज को जीतना चाहिए। इफ यू विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी, यदि सचमुच में हम इस देश को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इन जातियों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। फर्टर्निटी कैन बी फैक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ नेशन, जो फर्टर्निटी है तभी हमें प्राप्त होगा जब ये नेशन बनेगा। और विदाउट फर्टर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ अ पेन। जब तक फर्टर्निटी इक्वालिटी जब तक फर्टर्निटी नहीं आएगी तब तक इक्वालिटी लिबर्टी जो है इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कोस्ट ऑफ पेंट है, पेंट की तरह ये जब तक होगा तब तक ये आपके भारतीयत्व प्राप्त नहीं होगा। दूसरा कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ वॉल ऑफ ब्रिक्स और लाइन ऑफ barbed wire which prevent the Hindus from commingling and which has therefore to be pulled down। कास्ट कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि कोई दीवार है कि इसको आप गिरा देंगे, कोई तार है कि आप इसे रोक लेंगे और कि जिसे तोड़ा जा सकता है। कास्ट इज ए नोशन, कास्ट एक विचारधारा है, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। यह मनुष्य के दिमाग में है, कास्ट ऑफ माइंड। तो ये जातियां हैं, लोगों के दिल में जातियां। आज ही प्रशांत किशोर ने बात बात में कह दिया कि हमें हमें चोरी चमारी हम करेंगे क्या, वीडियो वायरल है। मैं हर बच्चे के दिमाग में ये जातियां हैं, हर बच्चे की दिमाग में ये बात है। मैं जब इलाहाबाद ज्वाइन किया था तो पहली बार में टाइम टेबल में मेरा नाम डॉक्टर विक्रम था। डॉक्टर विक्रम, मैं हरिजन लिखता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कभी। हरिजन नहीं था, और हमारे हेड के द्वारा कहा गया कि यदि आप हरिजन लिखोगे तो बच्चे क्लास नहीं करेंगे। तो और जनसत्ता में मैंने एक लेख लिखा था, उस लेख में बच्चे बार बार इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन का जो मसला है ना, असली मसला ये कास्ट ऑफ माइंड है। बच्चों, अपर कास्ट के बच्चों के दिमाग में ये बातें बस गई हैं कि रिजर्वेशन दे करके हम मेरी से समझौता करते हैं। अब एक बच्चे की बात नहीं है, ये अपर कास्ट के हर व्यक्ति अपर कास्ट के दिल में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो,
चाहे आप हाई कोर्ट का जज हो, चाहे कहीं का कोलिजियम सिस्टम में। ये लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं कोर्ट ऑफ कंटेंट की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है कि जजेस के अंदर भी जो जातिगत भेदभाव है वो सारे जज जानते हैं। अगर सारे जज नहीं जानते तो अपने जाति के नाम के आगे मल्होत्रा ये नहीं लगाते, अग्रवाल नहीं लगाते। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो जानते हैं। तो मेरा मानना है कि एक तो भारतीय सरकार और दूसरा जजेस ने और तीसरे यूनिवर्सिटीज के इन्वायरमेंट ने कास्ट को लेकर के बच्चों को समझाने में असफल रहे। इस जजमेंट में ये भी बताया गया है कि रिकमेंडेशन दिया गया कि हम बच्चों के अंदर में रिकमेंडेशन, कई रिकमेंडेशन दिया गया है। इस रिकमेंडेशन में पेज मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिए ये इस पेज नंबर 21 पे 43, 44, 45 में रिकमेंडेशन दिया गया और रिकमेंडेशन का अलग से कॉलम है। इस रिकमेंडेशन में ये कॉलम है कि there is no national wide awareness program especially targeted at caste prejudice like campaign on cleanliness and gender equality. The school have a policy on inclusion, but there is no systematic curriculum model dedicated solely to anti-caste education. Government often treat caste issue as a matter of law and order, focusing on punishing atrocities rather than preventing them through dialogue, community reform, providing equal opportunity where there is no reservation, and there is or sensitization through sustained campaign. इसी के अंदर क्या गया कि नेशनल कैंपेन promoting social harmony and caste equality. School curriculum model should teach children about equality, dignity, and danger of caste prejudice. Community level initiative, mandatory training for the public officials, teachers, and employee on caste sensitivity, and the media campaigns highlighting positive stories of caste integration, and the danger of caste prejudice may be taken by reference from the history. ये मैं मात्र दो ही रिकमेंडेशन मतलब ये सजेस्ट बता रहा हूँ, और भी रिकमेंडेशन है 43, 44 जजमेंट का। अब इसमें साफ साफ बताया गया है कि सरकार ऐसे कैरिकुलम बनाए, सरकार ऐसी व्यवस्था करे, कम्युनल हार्मोनी की बात करे। सरकार, दोनों सरकार मतलब जो भी सरकारें केंद्र में रही हैं वो फेल हो गई। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट में नया सिलेबस बना था जिसका नाम है मार्जिनल कम्युनिटीज इंडियन हिस्ट्री। इसके माध्यम से मैं हीलिंग हिस्ट्री पढ़ाने की बात करता हूँ, और एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ, कई जगहों पे कह चुका हूँ, कई जगह पे कहता हूँ कि जब हम 6 से क्षत्रिय पढ़ेंगे, त से तलवार पढ़ेंगे, ड से डमरू पढ़ेंगे, ब से बहेलिया पढ़ेंगे, ठ से ठठेरा पढ़ेंगे, प से पंडित पढ़ेंगे, राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, वंशों के नाम पे डायनेस्टिक हिस्ट्री है, तो आप बताइए कास्ट को कैसे दूर करेंगे? तो बच्चों के दिमाग में तो हम शुरू से कास्ट डाल रहे हैं। अब 6 से क्षत्रिय, अब हम तो नहीं जानते 6 से क्षत्रिय क्या होता है, लेकिन जो क्षत्रिय बच्चे उनमें आप एक झूठा अहंकार पैदा करते हैं क ख ग के माध्यम से। ब से बहेलिया पढ़ाते हैं। बहेलिया कौन होता है? माँ से बच्चा पूछे तो बहेलिया कौन होता है, स्कूल में टीचर बताता बहेलिया वो होता है जो तीर धनुष लेकर के चिड़िया का शिकार करता है। तो जो बहेलिया कास्ट भी है। आप बताइए ठठेरा जो बर्तन वो बनाता है या बनाता है। इस तरह से जो जातिगत काका गंगा है, और किसी सरकार ने इस पे काम नहीं किया। किसी सरकार ने, किसी के सरकार के शिक्षा मंत्री ने इस पे कोई काम नहीं किया। न बीजेपी ने काम किया, न कांग्रेस ने काम किया, न बीएसपी ने काम किया, न समाजवादी पार्टी ने काम किया उत्तर प्रदेश में, न इस पे अर्जक संघ ने काम किया, न किसी ने काम नहीं किया कि सिलेबस कितना जरूरी है, पाठ्यक्रम कितना जरूरी है, पाठ्यक्रम के माध्यम से कैसे हम कास्ट के को बच्चों के अंदर डालते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक किताब का रेफर करता हूँ, पॉल फेरो की एक किताब है पेडागॉजी ऑपरेस्ट। इसी सिलेबस को हम क्लास में इस तरह से पढ़ाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम कितना प्रेजुडिस बच्चों के मन में डालते हैं। पूरा का पूरा हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी कास्ट बेस्ड टीचिंग क्लास में पढ़ाते हैं। अपर कास्ट की हिस्ट्री अपर कास्ट के द्वारा अपर कास्ट के आइडिया को हम पढ़ाते हैं। तो आप बताइए, जब आपके मन में जहर है, आप इतिहास के माध्यम से, सोशियोलॉजी के माध्यम से, साइकोलॉजी के माध्यम, सोशल साइंस के माध्यम से, साइंस के माध्यम से आप बच्चों के मन में जहर पैदा करते हैं, जहर डालते हैं। आप कल्चर के माध्यम से वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल,
भगवान की बातें, तमाम तरह की बातें पढ़ाते हैं। तो स्कूल में प्रार्थना पढ़ाते हैं, हे शारदे माँ तुम वीणा कहाँ बजा रही हो, इतनी शक्ति देना हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर कमजोर ना हो। तो जब आप ऐसे आस्तिक जैसी बातें क्लास में पढ़ाएंगे, हाई स्कूल में पढ़ाएंगे, इंटर में पढ़ाएंगे, बीए में तमाम जगह पढ़ाएंगे, तो हर बच्चा तो आस्तिक बनेगा। जब हर बच्चा आस्तिक बनेगा तो उसको भाग्य पर विश्वास होगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री की बात की, तो जब हर बच्चा ऐसा बनेगा तो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी को क्या समझेगा। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, टॉलरेंस, एक इसमें टॉलरेंस है। भारत सरकार हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर टॉलरेंस है, और उस सेकुलरिज्म है, या जो भी आप कहें, लिबर्टी, इक्वालिटी, इस टॉलरेंस को हम अपने बच्चों के दिमाग में समझा नहीं पाए, और इसीलिए बच्चे कॉम्युनल बम है। ये कास्ट को लेकर सभी एक जातियां एक बम की तरह हैं। इसीलिए रिजर्वेशन को इस तरह से हमारे इंडिया में ऐसे बताया गया है कि ऐसा लगता है कि दलितों को रिजर्वेशन दे करके भारत सरकार अपराध कर रही है, और ये अपराध उनके दिमाग में चला जाता है। एज ए रिजल्ट आप देखिए, एक घटना आपको मैं बता रहा हूँ। मैं जेएनयू में था, ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी, ये मंडल कमीशन की बात चल रही थी। तो जेएनयू में धरना प्रदर्शन हुआ, 35 दिन का हंगर स्ट्राइक था, मेरे ख्याल से 35 दिन का रिले हंगर स्ट्राइक था। एक बार मैं भी बैठा था रिले हंगर स्ट्राइक में। तो वहां नारा क्या था, गली के कुत्ते कैसे हों, एससी एसटी जैसे हों। तो आप जरा सोचिए, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, जो बताइए। सदियों से अत्याचार करने के बाद जो सरकार देती है, उसको उनका आधार है, और ये जीने का आधार है उसी। देखिए, रिजर्वेशन की वजह से तो मैं भी इलाहाबाद में प्रोफेसर बन पाया, कहाँ जहां में प्रोफेसर बन पाया। ये साफ साफ है कि अगर रिजर्वेशन पॉलिसी ना होती तो विक्रम इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेसर एट एनी कॉस्ट इन एनी वे। आज मैं जो प्रोफेसर हूँ, ये केवल रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से हूँ। ये आज मैं प्रोफेसर के आवास में रहता हूँ, ये केवल प्रोफेसर होने की वजह से रहता हूँ। आज मुझे सैलरी मिलती है, प्रोफेसर होने की वजह से मिलती है, और रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से मिलती है। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसलिए सरकारें क्या करती हैं कि वो जानती हैं कि रिजर्वेशन से जो एक वर्ग है उसका एम्पावरमेंट होता है, और इस पॉलिसी को सरकार डायलूट कर देना चाहती है, और इसीलिए निजीकरण को लाया जा रहा है। और देखिए, निजीकरण की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सब पहले बॉम्बे में जब वो मैंने गवर्नर के पास में जो जिस पद पे थे, लेबर मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने कहा था कि ठेके में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बाद में तमाम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करने लगे। प्रोफेसर एस के थोरट ने तो बहुत बात की, चंद्रभान प्रसाद जी हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार है, चिन्ना राव, तमाम लोगों ने बात करने की कोशिश की। इसीलिए तो सरकार की पॉलिसी है कि निजी क्षेत्र को जितना बढ़ावा दिया जाए ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, ताकि रिजर्वेशन का लाभ इनको न मिल पाए। इसका एक आंकड़ा आप देखेंगे, आज देखिए 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एससी का वाइस चांसलर है, एक एसटी का वाइस चांसलर, और मेरे ख्याल से 3 या 5 ओबीसी का वाइस चांसलर है। तो बाकी कहाँ चले गए? यही हाल जुडिशरी का है। तो जब मेजोरिटी अपर कास्ट के लोग रिजर्वेशन पॉलिसी को बच्चों के दिमाग में ये समझाने में असफल हो गए कि रिजर्वेशन पॉलिसी उनका अधिकार है, जो अत्याचार किया गया है उसके बदले ये दिया गया उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा खर्च नहीं होता, ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्च नहीं होता, यूनिवर्सिटी में इस तरह के कैंपेन नहीं बन पाता, जातियों के नाम पे उत्पीड़न इतना ज्यादा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपके सामने के रोहित बिमला का एग्जाम्पल है, पायल तड़वी का एग्जाम्पल है। तो हमको रिजर्वेशन पॉलिसी को बच्चों के दिमाग में, अपर कास्ट के बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात बतानी पड़ेगी कि ये जरूरी है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और ये बहुत जरूरी है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी यही अपर कास्ट के बच्चे जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को ले रहे हैं, ये बच्चे भी इस रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। आश्चर्य की बात है, और बहुत जोर शोर से विरोध करते हैं। ईडब्ल्यूएस के माध्यम से बहुत से प्रोफेसर बन जाते हैं, उसका मेरिट भी कम जाता है, लेकिन ये बच्चे विरोध करते हैं। और मुझे दुख की बात है कि ईडब्ल्यूएस का सुप्रीम कोर्ट में चला, और सुप्रीम कोर्ट ने चलाकी, बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 और 2 का मसला निकालते हैं ना, कि 5 जज बेंच, ये भी चालाकी लगता है कि 3 बेंच का जजमेंट ये कहती है कि नहीं भाई ईडब्ल्यूएस नहीं, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और 2 बेंच कहती है, 2 लोग कहते नहीं।
तो मुझे ये नहीं समझ में आता, आज तक मैं चूंकि लॉयर हूं नहीं, जज तो हूं नहीं, कि ऐसा क्यों होता कि 7 जज बेंच का, 5 जज बेंच का, ताकि इसमें ये अंदर से घालमेल होता है कि भाई 3 लोग तुम्हारे हमारे पक्ष में बयान देना, 2 लोग हमारे पक्ष में बयान देना। जैसे फॉर इंस्टेंस जो त्रिवेदी मैडम है, जो जज थी अभी सुप्रीम कोर्ट की, नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने ईडब्ल्यूएस के मैटर पे ये कहा कि उनको मिलना चाहिए, और सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे पे कहा कि ये सब क्लासिफिकेशन गलत है। एक ही जज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज त्रिवेदी, मेरे ख्याल से उन्होंने पहले कहा कि ईडब्ल्यूएस के मैटर पे ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। 2 लोगों ने कहा कि खत्म होना चाहिए, और जब सब क्लासिफिकेशन का मैटर आया तब यही मैडम कह रहे हैं कि सब क्लासिफिकेशन गलत है, माने जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है अपनी ही कि बात SC/ST। यू टर्न मार दी अपनी ही बात पे। हाँ, हाँ, अपनी ही बात पे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सब चालाकी भरा कदम है। तो ये अपर कास्ट के चाहे जज हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे फिल्मी दुनिया के लोग हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, सब लोग 99% ये जानते हैं कि रिजर्वेशन गलत है। और इसीलिए हमारे जो अपर कास्ट के बच्चों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि रिजर्वेशन गलत है। तो आप कितनी लड़ाई लड़ेंगे? रोज लड़ते हैं। हमें ये नहीं कहा जाता कि मैं JNU से पढ़कर आया हूँ, नहीं, अरे ये तो रिजर्वेशन का है। मैं शिमला एडवांस का स्टडी का मैं बच्चा हूँ, नहीं है तो रिजर्वेशन का है। वहां तो रिजर्वेशन हमको नहीं मिला था, शिमला एडवांस में रिजर्वेशन नहीं मिला था। मैं वहां पर अपने मेरिट के बल पे गया था। तब तो नहीं कहते प्रोफेसर के थोड़ा मेरिट के बल पे JNU में प्रोफेसर बने, वहां तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। तुलसी राम सर को रिजर्वेशन नहीं मिला था, ये मेरे आंखों देखी हाल है। प्रोफेसर नंदू राम को, जो JNU में सोशियोलॉजी प्रोफेसर, वहां रिजर्वेशन के नाम पे नहीं गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कौन सा रिजर्वेशन मिला था? तो आप हमारे हम्म। हर हर मेरिट को आप चैलेंज करते हैं। ज्योतिराव फुले को कौन सा रिजर्वेशन मिला था? बताइए हमको, नहीं मिला था। क्यों इंटेलेक्चुअल बन गए वो? तो ये बात उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी कि जो आप ये कहते हैं कि जो मेरिटोरियस लोग, कि जो अपर कास्ट के लोग हैं मेरिटोरियस हैं और उन्हीं के पास मेरिट है, ये सरासर गलत है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके पास मेरिट नहीं, ये भी सरासर ये मिथ है। और इस मिथ को तोड़ने के लिए सरकार का जो रोल है बहुत अहम है। बहुजन समाज का तो है ही है, लेकिन सरकार का भी रोल है। अगर ये मेरिट ना होती, मुझे ये बात बताइए, जजमेंट मेरे हाथ में है, ये पूरा का पूरा जजमेंट मेरे हाथ में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये जो जजमेंट मेरे हाथ में है, इस जजमेंट को कोई पढ़े, इस 28 पेज के जजमेंट पे करीब 20 पेज तो नहीं तो 19 पेज में लगातार डॉक्टर BR अम्बेडकर का रेफरेंसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंसेस देके बोला, क्या 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 दिमाग खराब हो गया था जजों का कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का रेफरेंस किया है? यहां तो रिजर्वेशन की बात नहीं थी कि कोर्ट किया जाए। आरक्षण पे, जाति पे तो अम्बेडकर तो नहीं बोले हैं, बहुत लोग बोले हैं। क्यों नहीं महात्मा गांधी को कोर्ट कर दिया गया? क्यों राजा राम मोहन का नहीं कोर्ट कर दिया गया? क्यों जो ब्रह्म समाज के संस्थापक को कोर्ट कर दिया गया? क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को कोर्ट किया गया? कास्ट पे तो सब लोगों ने बोला, विवेकानंद भी कास्ट पे बोला है, सब लोगों ने कास्ट पे बोला है। अम्बेडकर को क्यों कोर्ट किया गया? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरिट की बात कास्ट की बात नहीं है, मेरिट की बात अलग है, फैसिलिटीज है। डॉक्टर विवेक कुमार JNU के प्रोफेसर हैं, वो बोलते हैं, या फरीम नरीमन मेरे ख्याल से जज थे या लॉयर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख निकला, विवेक कुमार ने उस लेख ने लिखा था, यदि मेरिट की बात होती तो ब्राह्मण सबसे अधिक मेरिटोरियस हैं, तो क्यों भारत अनपढ़ रह गया? सरस्वती देवी शिक्षा की देवी है, क्यों हम शिक्षा नहीं दे पाए? अगर रक्षा की बात है, ये विवेक कुमार के हवाले से बोल रहा हूं मैं, रक्षा की बात है तो क्षत्रिय ने क्यों नहीं देश का रक्षा किया? हूण आए, सिख पाषाण आए, मुगल आए, चाहे कहाँ चला गया अपर कास्ट की मेरिट? कहाँ चला गया क्षत्रियों की मेरिट? क्यों नहीं भारत के बॉर्डर को रक्षा कर पाए? क्यों फिल्मों की बात होती है, अब वेस्ट से बहुत धनी की बात करते हैं कि पैसे की बात होती है, तो भारत गरीब क्यों रहा है? आंकड़े बताते हैं गरीब है। 1% लोगों के पास इतना पैसा है, 40% लोगों के पास पैसा ही नहीं है, 90% लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी अमर उजाला के हवाले से बता रहे कि हमारे यहाँ पे अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बाकी लोग क्यों गरीब हैं?
तो वेस्ट क्या जिम्मेदारी निभा पाए? शूद्रों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको समाज की सेवा करनी है, तो उन्होंने सेवा करके दिखाया। तेली का जो काम था उन्होंने करके दिखाया, यादव का जो काम था वो करके दिखाया, कुम्हार का जो काम था वो करके दिखाया, चमार का जो काम था वो करके दिखाया, पाल का जो काम था वो करके दिखाया। इन लोगों ने अपना काम क्यों नहीं किया? मेरा मेरा इनसे सवाल है। जो जो मेरिट की बात करते हैं, हमारे पास मेरिट थी, हम वो मेरिट करके दिखाए, या अपना मेरिट करके क्यों नहीं दिखाए? मेरा इनसे सवाल है। जब ये कहते हैं कि रिजर्वेशन की बात गलत है, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो हम मेरिटोरियस हैं, हमने करके दिखाया। खचाई लाई का किताब या बात बोलती है। तुम्हारी अब मेरिट कहाँ चली गई? तुम सबसे कमजोर साबित हुए, तुमने अपने मेरिट नहीं निभा पाए। हम अपना मेरिट निभाए, आज भी हम अपना मेरिट निभा रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं। तो ये जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, ये हमारा कोई भीख नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब के माध्यम से सब लोगों ने कहा। और जब तक जाति इस देश में रहेगी, तब तक रिजर्वेशन की पॉलिसी इस देश में रहेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। तुम जाति समाप्त करो, हम रिजर्वेशन छोड़ने को तैयार हैं। तुम जमीन का बंटवारा करो, हम रिजर्वेशन छोड़ने को तैयार हैं। तुम स्कूल का बंटवारा करो, हम रिजर्वेशन छोड़ने को तैयार हैं। तुम अपना रिसोर्स तो बांटोगे नहीं और हमसे मांग करते हो कि रिजर्वेशन छोड़ दे। एक ही रिजर्वेशन हमारे पास है जो हमारे इंपावरमेंट का साधन है। सब जगह पे मंदिरों में तुम्हारा कब्जा है। मंदिरों का हिसाब किताब क्यों नहीं दिया जा रहा? करोड़ों अरबों रुपया आता है। अभी अयोध्या में अमर उजाला के हिसाब से ये कहा गया कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अयोध्या का मंदिर है। पिछले 1-2 साल पहले बना और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मंदिर है। ये पैसा कहाँ जाता है? सरकार के खाता में जाता है। एक आंकड़े के अनुसार के तिरुपति बाला मंदिर के पैसे का खर्च किया तो पूरे भारत का खर्चा चल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो बताइए कहाँ चला जाता पैसा? ये इस पर रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं? ये जो अघोषित आरक्षण पिछले कई वर्षों से ले रहे हैं, कई हजार वर्षों से, इस पे कौन बात करेगा? तब कहते हैं कि मेरिट की बात है। आप दे दिए ना, मैं तो कह रहा हूं मुझे बनाइए, मुझे बनाइए प्राइम मिनिस्टर, मैं बताता हूं कि कैसे देश चलता है। कहते हैं जाति नहीं समाप्त होगी। अरे क्यों नहीं जाति समाप्त होगी? आप बनाइए हमारे समाज के लोगों को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आपने संविधान सभा को बनाकर भेजा, संविधान बना के दे दिया। बहन मायावती को आपने मुख्यमंत्री बनाया, बहन मायावती ने बता दिया कि कैसा मुख्यमंत्री होता है। आपने वाइस चांसलर बनाया, हमारे लोग वो भी करके दिखा दिए। बताइए हमारे लोग जो काम करते हैं उनके मेरिट में कहाँ कमी आती है? मुझे आपने प्रोफेसर बनाया, मैं ठीक ठाक प्रोफेसर बनकर दिखाया। आप हमारे क्लास में जाकर बच्चे से पूछ सकते हैं। कारवान ने हमारे ऊपर स्टोरी की। कारवान में जाके कारवान ने पूछा कि विक्रम कैसे पढ़ाते हैं। आप देखिए उसमें जब बताया गया है कि विक्रम ठीक पढ़ाते हैं। किसी भी, यहां तक कि अपर कास्ट के बच्चों से भी जाके पूछेंगे कि विक्रम कैसे हैं पढ़ाने में, तो अपर कास्ट के बच्चे कहेंगे वो ठीक है, कास्ट की बात करते हैं, ब्राह्मण बात करते हैं, लेकिन इज ए गुड प्रोफेसर, ही टीचिंग स्टाइल इज गुड। नहीं तो हमको क्यों दिया जाता हिस्टोरियोग्राफी आप पढ़ाइए, मॉडर्न यूरोप में पढ़ाऊं। मैंने मार्जिनल हिस्ट्री बनाई। ये प्रोफेसर हंगलू सर ने मुझे कहा था कि आप सिलेबस बनाइए, मैंने बना के दिखाया। क्या 12 साल 13 साल से मैं इलाहाबाद में पढ़ा रहा हूं, बिना मेरिट का मैं पढ़ा रहा हूं। डॉक्टर विवेक कुमार, प्रोफेसर चिन्ना राव, प्रोफेसर तुलसी राम, प्रोफेसर एस के थोरट जो यूजीसी के चेयरमैन थे, ऐसे लोग आए। क्या बिना मेरिट क्या है? क्या यूजीसी के चेयरमैन बनने भी मेरिट लगता है? क्या नंदूराम यहाँ पे महू में वाइस चांसलर या डायरेक्टर बनकर गए थे, वहां पे मेरिट लगता है? कैसे गए? उनको चांस मिला, उन्होंने करके दिखाया। तो विवेक कुमार भारत के नहीं एशिया में टॉप इंटेलेक्चुअल में गिने जाते हैं। चिन्ना राव सर ने बता दिया कि दलित हिस्ट्री कैसी होती है। पूरे आपने कैम्ब्रिज हिस्ट्री बनाई, आपने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री बनाई, स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड का, आपने नेशनलिस्ट हिस्टोरियन बनाया, आपने सुबल्टन बनाया। लेकिन जब चिन्ना राव सर की बारी आई, या जो जो रामनारायण रावत की बात आई, तो उन्होंने दलित हिस्ट्री बनाई। आज दलित हिस्ट्री की बात होने लगी है सब जगह पे। तो आप हमको मौका दिए, हमको आपने मौका दिया, हमने करके दिखाया। तो ये कहां से सवाल आ गया है कि जो दलित कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, उनके अंदर मेरिट नहीं होती? ये सरासर मिथ है। ये अपर कास्ट की तरफ फैलाया गया एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, जिसको हमको काउंटर करना है और काउंटर करना चाहिए। और सब लोग अपनी तरह से कोशिश करते हैं, इसलिए इसी कमीशन आया, बताया, तमाम तरह की बातें चल रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, मैं सभी अपर कास्ट के लोगों से जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमको प्रिजुडिस होकर के ना आके, आप मेरी जाति देखकर मुझे ना पहचाने, मेरे कपड़े देखकर ना पहचाने, मेरे रंग देखकर ना पहचाने। आप मुझसे डिबेट करें, मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं। भारत का कोई भी व्यक्ति से डिबेट करने को तैयार हूं, जो इस शर्त पे कि लड़ाई झगड़ा ना करे, मारपीट ना करें। एक लड़का जब मुझे मारने आया तो
उसने ये कहा कि सर मैं आपकी सादगी देखकर कि आपकी बातों को, विश्व हिंदू परिषद का लड़का था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये मुझे मारने आए। तो हमको मारे नहीं, क्योंकि मैंने सभी बच्चों से सवाल किया था। प्री सबमिशन का प्रोग्राम था। लड़का बाद में हमको घेर कर बोल रहा है कि सर आपकी अपर कास्ट का ब्राह्मण लड़का था, मैंने आपको मारा नहीं, उस दिन मारने आया था। मैंने क्यों नहीं मारे? इसलिए नहीं मारा कि सर आपके बारे में र्यूमर है कि आप अपर कास्ट बच्चों को भेदभाव करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं ज्यादा, दलित बच्चों से सवाल नहीं पूछते हैं। जबकि मैंने सबसे सवाल पूछा, तो उसी ने हमसे कहा कि सर आप चाहें तो अशोक सिंघल साहब कभी जिंदा थे, मैं उनसे डिबेट कराऊंगा। मैंने उनसे यही बात कही थी, हम किसी से डिबेट करने को तैयार हैं, तुम बस मारपीट मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। तो ये कहा कर, जब मेरिट की बात पर नहीं जीतते तो मारपीट पे आ जाते हैं, मर्डर करने चाहते हैं। जब हमारे आर्गुमेंट, जो मैंने जितने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के जो भी आर्गुमेंट देते हैं, हम भगवान नहीं मानते इसके पीछे लॉजिक देते हैं, हम कास्ट नहीं मानते इसके पीछे लॉजिक देते हैं, हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानते इसके पीछे लॉजिक देते हैं, हम किसी भी धर्म के उन दकियानुसी पाखंडवाद को नहीं मानते, उसके पीछे लॉजिक देते हैं। तो तुम मेरी लॉजिक से बात करो ना, तुम उसे इस पर डिस्कशन करो ना। तुम तो उस पर डिस्कशन करते नहीं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, अत्याचार करना शुरू कर देते कि देखियो विक्रम क्लास नहीं आता, विक्रम ये नहीं करता, विक्रम दंगा फसाद कराना चाहता, विक्रम डिपार्टमेंट को बर्बाद करना चाहता, विक्रम तहस नहस करना चाहता है। इस तरह के आरोप मुझ पर लगाते हैं, दकियानुसी आरोप जिसका कोई मतलब नहीं है। और पता नहीं कितने हमारे ऊपर तरह तरह की बातें हैं। क्योंकि आप, मैं अगर बारीकी से बताऊं तो बचपन से लेके अब तक न जाने बेइंतहा अत्याचार मेरे ऊपर हुए हैं। अभी हमारे दोस्त कहते हैं कि किसी शायर ने कहा था कि दर्द ये सोचकर परेशान है कि कहां से निकलूं, कि पूरा बदन छलनी है, दर्द ये सोचकर परेशान है कि कहां से निकलूं। तो पूरा बदन हमारा छलनी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। जब तक हमारा ये सोचते हैं कि खत्म कर दें, इनको लगता है, उसी तमाम अखबारों के माध्यम से कह रहा हूं, इनको लगता है कि मैं जो सोशल कास्ट ऑर्डर है उसका सबसे डेंजर हूं, हिंदू सोसाइटी के लिए मैं डेंजर हूं, तो विक्रम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। जबकि मैं हिंदू सोशल ऑर्डर, जो कास्ट सिस्टम है, उसका उसका दुश्मन हूं। और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कास्ट सिस्टम का विरोध करूंगा। इसके लिए मुझे कोई भी चैलेंज मेरे पास आए, उसको मैं देखने को तैयार हूं, सहने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे ढंग से जातिवाद आरक्षण को एक साथ तालमेल के साथ समझाया है और सभी लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं। डॉक्टर मारू यहाँ पे लिख रही हैं, एसजे सर, मेनी थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर विक्रम। दिस हैज बीन द मोस्ट इनरिचिंग स्ट्रीम। Each and everything he had said regarding education, reservation, casteism, politics, etc. is very true. Thank you again, Jai Bhim. Jai Bhim, Dr. Maru. तो डॉक्टर विक्रम जी, अब आखिरी में बस मेरा एक ही सवाल आपसे है कि इतना आपने जो संघर्ष सुनाया है, इन सारे जो आपकी संघर्ष है, तो इतने संघर्ष के बाद आपका कौन सी ऐसी घटना है या कौन सी ऐसी बात है जो जिससे आपको अब लगता है कि आपकी ये लड़ाई व्यर्थ नहीं है? देखिए, जितनी भी घटनाओं को मैंने जिक्र किया है, एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, और ये बहुत बड़ी ये सत्य भी है। जब काफी इंटरव्यू उठा के देखिए, यूपीएससी का इंटरव्यू उठा के देखिए, तो मैंने ये मुद्दा जब उठाया तो मुझे इस पर भी शोकॉज नोटिस दी गई। एनीवे, तो मैं इसको लेकर के कमीशन पहुंचा, एससी कमीशन पहुंचा। तो वहां पे अंजू बाला मैडम थी। तो मैंने उनको अपना फाइल दिखाते हुए कहा कि मैडम देखिए, लोग मुझे पागल कहते हैं, ये कहते हैं मैं गलत गलत हूँ। तो अंजू बाला मैडम ने कहा कि विक्रम, यू आर माई हीरो, यू आर हैविंग ए हीरो काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो ये जब उन्होंने कहा कि आप हमारे, यू आर हीरो ऑफ माई सोसाइटी, जब उन्होंने ये बात कही थी कि आप मेरे समाज के हीरो हो, और जो पागल कहते हैं जो दरअसल वही खलनायक हैं, आप नहीं हो, तो मुझे जब मैडम की ये बात सुना तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। हमारे साथी, जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, जब मेरे मेरे संघर्षों को याद करके कहते हैं कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, या जब मैं बाबा साहब के संघर्षों को देखता हूँ, ज्योतिराव फुले साहब के संघर्षों को देखता हूँ, तमाम महापुरुषों को संघर्षों को देखता हूँ, जैसे
जैसे हमारे महापुरुषों में बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा हैं, आपको सबको पता है कि उनको पेशाब करके गोली मार दी गई थी। तो कुशवाहा समाज के हमारे ज्योतिराव फुले साहब के साथ इतना अत्याचार हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट की घटनाओं के बाद तमाम तरह का अत्याचार हुआ। हमने देखा भी है, उनके दर्द को हम समझते भी हैं। आगरा के मैदान में ये कहती हुई रोती हुई भी देखा है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो जब इस तरह की बातें आती हैं और जब मैं समाज में अलग थलग पाता हूँ, एकदम अकेला पाता हूँ, तब इन्हीं संघर्षों को देख करके, इन्हीं लोगों को देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। डॉक्टर विवेक सर ने हमको मेरा फोटो दिखाते हुए कहा था कि तुम यू आर लुक लाइक ए डॉक्टर अम्बेडकर, तुम डॉक्टर अम्बेडकर की तरह करते हो। मुझे नहीं पता कि चूंकि मेरे गुरु हैं, मुझे बड़ाई किए, दिल से किया, मुझे इंकरेज करने के लिए कहीं किए, जो भी कहे। जब इस तरह के शब्द मैं अपने उन दोस्तों के मुंह से सुनता हूँ जो मुझे शाबाशी देते हैं मजाक उड़ाने के साथ साथ, तब पूरा जब 99% आपको गाली दे रही है, पागल कह रही है, उसी बीच अगर कोई ये बात कह देता है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, दुनिया को याद करेगी, और जब आपके अखबारों में जब बातें आती हैं, जब मेरे संघर्ष को लोग याद करते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि ठीक है। देखिए, इस घटना की वजह से मेरा परिवार टूट गया, मैं बिखर गया एकदम से। कई घटनाएं, कई बीमारियां हो गई, परिवार टूटना, अकेला अलग थलग पड़ना, हम अपने घर में ही अकेला हो गए। कई बार तो हमारे घर के ही लोग कह देते हैं कि अब तुम भगवान नहीं मानते इसलिए कष्ट में हो। कुछ मेरे भाई कह देते हैं कि आप भगवान नहीं मानते, सोसाइटी कह देती है भगवान नहीं मानते इसलिए इतने कष्ट में हो। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है यहाँ पे इस हाथ में बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आपसे बात करते समय ये कष्ट समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया। तो जैसे जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, या तमाम लोग जैसे ये कहते हैं, मेरे ख्याल से होचोमीन कहते हैं, या नाम में याद नहीं आ रहा है कि जो जो लोग डरते हैं उनकी भी कब्र होती है। जो लोग चिवगेरा कहते छे हैं कि जो गेरा। लोग, हाँ, चिवगेरा कहते हैं कि जो लोग डरते हैं उनकी भी कब्र होती है। तो जो लोग नहीं डरते हैं उनकी भी कब्रें होती हैं। तो क्यों नहीं हम बिना डर करके समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको लोहा लिया जाए। तो इन्हीं सब बाबा साहब, तमाम महापुरुषों की प्रेरणा की वजह से मैं दोस्त जिंदा हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक मैं इस धरती पे रहूंगा, अपने बाबा साहब, अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलता रहूंगा, परिणाम चाहे जो कुछ हो। जी। जी। हम बहुत बढ़िया। और ये रेशनल एम भी लिखते हैं यहाँ पे, दलित छात्रों के लिए आप अकेले खड़े दिखते हैं, जैसे फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन के में, लेकिन यूनिवर्सिटी में अन्य प्रोफेसरों का बहिष्कार झेलना पड़ता है। ऐसी संस्थागत जातिवाद से लड़ने का आपका फॉर्मूला क्या है? ये इनका प्रश्न है। ऐसे संस्थागत जातिवाद से लड़ने का आपका क्या फॉर्मूला है? देखिए, जिन साथी ने पूछा है मैं उनसे उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब फीस हाइक का जब बात आई थी यूनिवर्सिटी में, तब हमने कई दोस्तों से राय लिया था। तो सब लोगों ने कहा था कि आपके खिलाफ ऐसे ही बड़ी दिक्कतें हैं, आप क्यों लड़ेंगे। तब भी मैंने उनसे यही बात की थी कि देखिए, मैं बहुत गरीब घर का छात्र रहा हूँ, और तो मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, मुझे चंदा देकर जेएनयू भेजा गया। और आप ये समझिए कि जब जेएनयू गया था तो मेरे पास चाय पीने के पैसे नहीं होते थे। जो 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 चाय 1-2 रुपये 3 रुपये की चाय मिलती है, आज 5 रुपये की चाय, 10 रुपये की चाय हुई है। उस समय चाय पीने के पैसे नहीं होते थे, तो हमारे तमाम प्रोफेसर हमको पैसा देते थे। तो प्रोफेसर हरवंश मुखिया जो जेएनयू के प्रोफेसर, उन्होंने 3 बार जी फारसाती फंड होता है और 5-5 हजार रुपया दे करके मेरे हॉस्टल फीस दिया गया। और बड़े मैं बहुत ज्यादा कष्ट करके अपनी पढ़ाई की है। मतलब पढ़ाई के सिवा कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बताया कि पैसे हमारे पास नहीं होते थे, फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, और गिड़गिड़ाना पड़ता था। और इतना ज्यादा क्राइसिस में पैसे का था कि मैं उन बच्चों का दुख दर्द को समझता हूँ।
तो मैं जब इलाहाबाद में जब फीस हाइक बढ़ी तो बहुत से बच्चे आकर के चोरी चोरी हमसे कहने लगे कि सर 40,000 फीस हो जा रहा है, सर इतना फीस हो जा रहा है, सर अब क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने अपने जो बाबा साहब का जो संघर्ष था, उन सारे संघर्षों को देख करके ये तय किया कि मैं फीस स्ट्राइक आंदोलन पर बैठूंगा। और मैं जाकर बैठा। मुझे पता था कि इसका परिणाम बहुत नेगेटिव होगा, मेरी नौकरी जा सकती है, सस्पेंड हो सकता हूँ, तमाम तरह की बातें थी। लेकिन मैं अपनी नौकरी और इसके परवाह न करते हुए मैं उस आंदोलन में जाकर बैठा। और मैं सारी अखबारों ने इसको कवर किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकलौते प्रोफेसर जो फीस आग पर बैठते हैं। तो मैंने बैठा, इसलिए मैं छात्रों का साथ दिया। और मैं छात्रों का, चूंकि मैं खुद गरीब घर से बहुत आया था, आपको गरीबी की बात बताई, तो मैं बच्चों को उस दर्द को समझते हुए बैठा। और आज भी मैं आ, पूरे भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज की जो फीस है, जो हाई स्कूल से तमाम फीस फ्री हो जानी चाहिए, 1 रुपये फीस नहीं लगनी चाहिए। और जो जो समाजवादी सरकार की अवधारणा बाबा साहब की थी कि एजुकेशन स्टेट का हिस्सा होना चाहिए, मैं उसी के पक्ष की बात करता हूँ। और ये भी देखिए कि जहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर जब सरकार गवर्न करती है तो वह देश इस मामले में आगे बढ़ता है। मसलन जितने नॉर्डिक कंट्री हैं, नॉर्वे है, फिलीपींस है, इस तरह की जो कंट्रियां हैं, वहाँ देखिए जो वहाँ देखिए एजुकेशन बहुत हाई है। यूरोपियन कंट्रीज में अपने लोगों के लिए फीस फ्री होता है, बहुत कंट्री में फीस फ्री है, वहाँ का देश आगे बढ़ता है। तो मैं मोदी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई आप भी हायर एजुकेशन का फीस माफ कीजिए। आप इतना रक्षा बजट पे पैसा खर्च करते हैं, दूसरे बजट पे पैसा खर्च करते हैं, तो अगर आप फीस पे पैसा खर्च करना शुरू कर दे, बजट का कुछ ही हिस्सा शुरू कर दें, फीस माफ हो जाए, तो जरा सोचिए जो फीस की वजह से कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पैसा नहीं दे पाते उसके लिए आत्महत्या कर रहे हैं, कितने गरीब हैं। हर बच्चे की एक स्टोरीज है, हर गरीब बच्चे की एक स्टोरी। रोहित विमला ने कास्ट स्ट्रक्चर की वजह से मरा, तो कास्ट जो फीस जो गरीबी, और देखिए गरीबी और दलित समाज एक दूसरे का पर्यायवाची है। और जो बहुजन समाज के जो गरीब तबका है, जैसे निषाद समाज है, बहुत से पाल समाज है, बहुत से उसमें बहुत गरीब लोग हैं जो उनका पीछा कभी छोड़ती नहीं। गरीबी, किसी ने कहा कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, गरीबी इंसान को गद्दार बना देती है। तो ये जो गरीबी इंसान को गद्दार बनाने वाली बात है, इन्हीं इन्हीं बातों को सुन करके, सोच करके कि मैं फीस हाइक पे बैठा था। और मुझे बच्चों का भरपूर प्यार मिला। और आने वाले वर्षों में भी मैं हम सब बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं वाइस चांसलर के खिलाफ हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं गवर्नेंस के खिलाफ हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर के खिलाफ हूँ, इस कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, पूंजीवादी स्ट्रक्चर के खिलाफ हूँ। मैं किसी पर्सनली किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जब एससी कमीशन में गया, जब ये मुद्दा उठाया, तो वहां के चेयरमैन ने हमसे कहा कि सारी दुनिया अपनी समस्या लेकर आती है, तो आप अपनी जब पूरी दुनिया की समस्या लेकर आएंगे तो लोग आपको जलाएंगे ही। उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी का मैं रहा हूं, लेकिन बीजेपी में भी यह बात है। साफ सब मुझसे कहा कि बेटा, मैं फादरली आपको एडवाइस कर रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, और उसके माध्यम से मैं चेयरमैन हूं, लेकिन बीजेपी में भी अगर मैं ये मुद्दा उठा दूं कास्ट की बात बड़े शोर शोर से, तो वहां भी मुझे मार दिया जाएगा। इस तरह का मुद्दा एक चेयरमैन ने हमसे ये बात कही थी। तो आप तो पूरी दुनिया का मुद्दा उठा कर आ रहे हो, तो लोग मारेंगे ही। तो ये प्रेरणा मुझे बाबा साहब से मिला है। और मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि जब तक मेरे जान है, जब तक मेरी समझदारी है, तब तक मैं बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। और बहुजन समाज के बच्चे, और जो भी बच्चा है, जो हमारा कोई, मैं किसी अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात नहीं है। मैं इस आइडिया में विश्वास नहीं करता कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पा, गुरु बलिहारी आपने गोविंदियो बेचाए। मैं भगवान नहीं हूँ। आई डिसएग्री विद दिस आइडिया ऑफ कबीर दास और रहीम दास कि ये तन बीस की बेलेरी गुरु अमित के खान शीश जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं उनका दोस्त हूँ। और ये जो पेडागोजिकल है कि मैं बच्चों से भी सीखूंगा, मैंने अपने गुरु से सीखा कि आप मुझसे भी सीखते, मुझे सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। लेकिन इस आइडिया का मैं बिल्कुल विरोधी हूँ कि मैं भगवान
कि टीचर भगवान होता है। तो जब तक मेरे पास ताकत है, हुनर है, तब तक मैं बच्चों के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे मैं इलाहाबाद में रहूँ, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी में जाऊँ। हर अन्याय के खिलाफ जो मुझे लगता है उनके खिलाफ मैं खड़ा रहूँगा। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम जी, आपने यहाँ पे आप जुड़े हैं और जुड़कर आपने बड़ी खूबसूरती से तमाम तरह के मुद्दों को यहाँ पे डिस्कशन किया और तमाम लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँची। उम्मीद है और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी आपकी पहुँची है, जो आपने अपने संघर्ष को बताया है और बहुत सारे बहुजन बच्चे कैसे एक ज़ीरो लेवल से उठकर हम ऊपर तक जाते हैं और बाबा साहब के संघर्ष को जारी रखते हैं, इसकी प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर विक्रम जी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। हाँ, क्रांतिकारी जय भीम। जय और यहाँ पे कुछ और सुपर चैट्स आए हैं, वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे निरंजन कुमार निश्चय जी ने मेंबरशिप लिया था, शुक्रिया जी आपको। फिर यहाँ पे सब्बे सत्ता सुखिता हुंतु जी का यहाँ सुपर स्टिकर था, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फिर इसके बाद से विनोद सिंह जी ने भी मेंबरशिप गिफ्ट किया है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे बंदा शेरपा जी ने सुपर स्टिकर किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये मनोज गौतम व्लॉग जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। और राम मोहन जी ने मेंबरशिप लिया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शुभेंद्रा कौशल जी लिखते हैं जय भीम, ये फुशकी भतुनी लोग हैं, यही करेंगे आज तक। कौशल जी मैं नहीं, जय भीम, अच्छा आप वो ब्रह्मनिज्म को बोल रहे हैं, ओके। और फिर इसके बाद से पारस जी लिखते हैं ग्रेट जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारस जी। फिर इसके बाद से आ, वन रिएक्ट 51 यहाँ लिखते हैं यूनिवर्सिटी सिलेबस में हिंदुत्व का कितना असर है। अच्छा, ये आपका एक प्रश्न रह गया था, प्रोफेसर साहब से हम पूछ सकते थे, हालांकि हम सब जानते हैं कि पूरा हिंदुत्व का ही है, पूरा सिलेबस डिजाइन उन्हीं लोगों ने किया है, तो अपने फेवर में लिखा है। और प्रोफेसर साहब ने ये बात अपने स्ट्रीम में बाकायदे ये बताया भी कि इन्होंने जब सिलेबस डिजाइन किया, दलित की हिस्ट्री लिखी, उन लोगों ने अपना बना रखा था और जब मौका मिला तो बहुजन समाज के भी प्रोफेसर्स ने अपना बना के दिया है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, तो शुक्रिया आप सभी लोगों को। और इसके साथ ही आज का जो सेशन था, इसको मैं बहुत छोटे में अगर समराइज करना चाहूँ, तो प्रोफेसर विक्रम का ये जो जीवन है, ये हमें सिखाता है कि ये जो डर है, धमकियाँ हैं या जो समाज का असहयोग है, इससे जो समाज में बदलाव होने वाला है, उसको रोका नहीं जा सकता है। अगर सही सोच, शिक्षा और साहस के साथ इस लड़ाई को जारी रखा जाए, तो ये समाज के लिए उम्मीद बनती है, जैसा कि डॉक्टर प्रोफेसर आज समाज की एक उम्मीद भी हैं। उनके संघर्ष से ये साफ-साफ स्पष्ट होता है, कुछ लोग मेरे अस्पष्ट शब्द को अस्पष्ट वो कन्फ्यूज़ मत बोलिएगा, स्पष्ट मतलब क्लियर होता है कि बदलाव कभी आसान नहीं होता है, लेकिन पूरे हिम्मत के साथ, जोश के और खरोश के साथ लड़ा जाए, तो इसमें हम लोग जो ये जंजीरें हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों अंतिम तक बने रहने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं थर्सडे को रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।